आज हम चैप्टर 6 त्रिभुज के ऊपर बात करेंगे। आज हम ये समझेंगे कि जो समरूप आकृतियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं और समरूप किसे कहते हैं। साथ में थोड़ा सा यहाँ पर सर्वांग समता के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर हम भूमिका से शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन जो है हमारा त्रिभुज के ऊपर वो उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम आगे समरूप आकृतियों के विषय में पढ़ेंगे। मेन फोकस हमारा जो होगा वो समरूप आकृतियों पर होगा, क्योंकि हम इस पूरे चैप्टर में जो चैप्टर 6 है हमारा त्रिभुज, इसमें हम समरूपता के बारे में ही पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर इस समरूपता के ऊपर आधारित है। आप समझेंगे कि समरूप आकृतियाँ किसे कहते हैं, समरूपता के लिए कौन कौन सी कंडीशन हैं जो दो आकृतियों को समरूप बनाती हैं, और किस प्रकार से दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध किया जाता है, हम ये भी सीखेंगे। और भी बहुत सारी प्रमेय हैं, जैसे पाइथागोरस प्रमेय है, इन सब के ऊपर भी हम बात करेंगे इस चैप्टर में। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो त्रिभुज है इसमें हम सर्वांग समता को समझते हैं। सर्वांग समता हमारा पहला टॉपिक होता है, सर्वांग समता। तो सर्वांग समता का क्या मतलब है और सर्वांग समता किसे कहते हैं। तो हमारे पास दो चीजें हैं। पहला है आकार, जिसको हम बोलते हैं शेप। दूसरा पॉइंट है आमाप, जिसको बोलते हैं साइज। तो ये दो चीजें हमारे पास हैं जिससे हम दो आकृतियों को सर्वांगसम या समरूपता के बारे में समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुजों के जो आकार हैं, यानी कि जो शेप है वो बराबर है। अब त्रिभुज तो त्रिभुज होता है, और साथ में उसकी जो आमाप है, जो साइज है, भुजाओं की जो लंबाइयां हैं वो भी बराबर है। तो आप कहेंगे कि वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। तो यहाँ पर अगर हम सर्वांग समता को परिभाषित करना चाहते हैं तो इस प्रकार से करेंगे। कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम तब कहे जाते हैं जब वे समान आकार तथा समान आमाप के होते हैं। तो ऐसी स्थिति में दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो
तो यहाँ पर आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि मैं दो चीज़ों की बात कर रहा हूँ। एक तो उनका जो आकार है, यानी कि देखने में वो एक जैसा हो। दूसरा जो उनकी माप हैं, माप का मतलब भुजाओं की लंबाइयाँ, तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर होनी चाहिए दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं की। तो ऐसी स्थिति में हम सर्वांगसम कहते हैं उन दोनों त्रिभुजों को। तो सिर्फ इतना ही हम सर्वांगसम में ही बात करेंगे। अब हम इसके आगे चलते हैं। मेन जो हमारा टॉपिक है, आपको जो समझना है वो समझना है समरूप आकृतियाँ। मेन टॉपिक ये था आपका। ये तो बस थोड़ा सा हमने सर्वांगसम के ऊपर बात कर लिया कि सर्वांगसम भी थोड़ा बहुत समरूपता से मिलता जुलता है, इसलिए थोड़ा सा इसके ऊपर बात किया गया है। अब समरूप आकृतियों का क्या अर्थ होता है? तो कोई भी दो आकृति आप लीजिए, अगर वे दोनों आकृतियां समतल आकृति, यहाँ पर आकृति का मतलब समतल आकृति से है। अब समतल आकृति का मतलब आप दो आयत ले सकते हैं, दो वर्ग ले सकते हैं, त्रिभुज ले सकते हैं, चतुर्भुज ले सकते हैं, जिसको बहुभुज भी कहा जाता है। तो इन आकृतियों की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम 2D भी कहते हैं, यानी कि 2 डायमेंशनल। तो ये सभी समतल आकृतियाँ होती हैं। तो समरूप आकृतियों में समरूप आकृतियाँ तब होती हैं, देखिए, अगर हम समरूप को थोड़ा सा अलग करें तो ये बनेगा सम प्लस रूप। तो सम का मतलब है बराबर, बराबर का मतलब होता है अर्थात समान, और रूप का मतलब है उसका आकार। रूप का मतलब क्या है? रूप का मतलब है उसका आकार। तो अगर कोई भी दो आकृति देखने में समान आकार की है तो आप उसे समरूप कह सकते हैं, भले ही उसकी जो भुजाएं हैं वो बराबर नहीं हैं, तब भी आप उसको समरूप कह सकते हैं। मतलब कि हमारे पास सर्वांगसम में दो स्थितियां, दो चीजें जरूरी होती थी। समान आकार भी होना चाहिए, समान आमाप भी होना चाहिए। मतलब देखने में उसका जो शेप है, आकार है, वो समान होना चाहिए। साथ में जो उसकी भुजाओं की साइज है, लंबाइयां हैं, वो भी बराबर होना चाहिए। तो समरूप में सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन हट गई है। क्या चीज? उसकी भुजाओं की लंबाई या साइज जो है बराबर हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। आप समरूप तब कह सकते हैं जब कोई भी दो समतल आकृति देखने में समान आकार की होनी चाहिए। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही कंडीशन बनती है। कौन सी कंडीशन? समान आकार। अगर समान आकार की कंडीशन है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों समतल आकृतियों को बोलेंगे कि ये समरूप हैं। इसमें आमाप का कोई मतलब नहीं है। तो अब हम इसको परिभाषित करते हैं। परिभाषित करते हैं कि समरूप किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको परिभाषित करेंगे। कोई भी दो समतल आकृति जो समान
आकार की है, परंतु समान आमाप, आमाप का मतलब उसकी जो भुजाओं की लंबाइयां हैं, यानी कि जो उसका साइज है, साइज, परंतु समान आमाप की हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। ऐसी नहीं हो, ऐसी आकृतियों को समरूप आकृति कहते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन हटा दिया गया है समरूप में, कि जो उनका आकार है, देखने में जो शेप है, वो दोनों की बराबर होनी चाहिए, दोनों आकृति की बराबर होना चाहिए। लेकिन उनका जो साइज है, जो भुजाओं की लंबाइयां हैं, वो बराबर हो ऐसा आवश्यक नहीं है। अगर है भी तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर भुजाओं की लंबाइयां बराबर नहीं भी हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसे समरूप कह सकते हैं। अब हम यहाँ पर उदाहरण लेके बात करते हैं। उदाहरण लेते हैं। उदाहरण लिया मैंने दो वृत्त बना लिए। उदाहरण में मैंने एक लिया है, पहला उदाहरण लिया है दो वृत्त। दो वृत्त आप देखेंगे कि एक वृत्त ये हमारा है और एक ये वृत्त है, यानी कि दो सर्कल लिया है मैंने। तो अगर आप इन दोनों को दिए हाथ से बनाए हुए सर्कल हैं, आप इसको ऐसे समझिए कि ये दोनों ही आकार जो है इन दोनों का समान है, क्योंकि ये दोनों ही वृत्त हैं इसलिए। अब आप अगर इन दोनों को ध्यान से देखें तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों ही वृत्त समरूप हैं। क्यों हैं? क्योंकि देखने में ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है, तो ये समरूप आकृतियां हैं। इसी प्रकार से अगर मैं और उदाहरण ले लूं, अगर मैंने दो वर्ग ले लिया, दो वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो एक वर्ग ये ले लिया, एक मैंने छोटा सा बना लिया, एक और वर्ग है लेकिन ये छोटा है। तो आप देखें इसका भी कोण 90 डिग्री है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो अच्छा, अगर ऊपर वाले वृत्त की ही बात कर लेते हैं कि ये दोनों समरूप हैं, भले ही इनकी जो त्रिज्याएं हैं, इसकी त्रिज्याएं जो हैं अलग अलग हैं। इसकी त्रिज्या मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है और इसकी 3 सेंटीमीटर है। तो इनकी जो त्रिज्याएं हैं अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी ये समरूप हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देखेंगे दो वर्ग, ये दोनों ही वर्ग देखने में एक जैसे हैं, दोनों ही वर्ग देखने में एक जैसे हैं, यानी कि इनका जो आकार है वो समान है। लेकिन भुजाओं की लंबाई देखिए, इसकी भुजाओं की लंबाई और इसकी भुजाओं की लंबाई समान नहीं है, लेकिन फिर भी ये समरूप है। आप इस चीज का ध्यान दीजिए। हम और भी उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमने दो समबाहु त्रिभुज ले लिया, दो समबाहु त्रिभुज ले लिया। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और एक और मैंने बना लिया समबाहु त्रिभुज। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये हैं तो दोनों समबाहु त्रिभुज, लेकिन देखने में इनका आकार समान है,
लेकिन इनकी जो भुजाओं की लंबाइयाँ हैं वो समान नहीं हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। इनको बोलेंगे समरूप आकृतियाँ। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर दो आकृतियाँ देखने में आकार उनका समान है और उनकी जो अगर साइज यानी कि जो उनकी आमाप हैं, आकार तो समान है लेकिन साइज भी समान है, तो भी आप उसे समरूप कह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास दो त्रिभुज है, और एक त्रिभुज ये है, इसका मैंने नाम दिया है PQR। मैंने एक त्रिभुज और बनाया है, इसका नाम दिया है ABC, और यहाँ पर इसकी भुजा जो है 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। इसका भी ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है। तो अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखें तो क्या इनका आकार समान है? बिल्कुल है। ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, देखने में दोनों ही त्रिभुज हैं, तो इसका मतलब आकार तो समान है। और इनकी जो साइज हैं, जो भुजाओं की लंबाइयाँ हैं, जो इनके आमाप हैं, वो भी बराबर हैं। आप देख सकते हैं कि PQ 5 है तो AB भी 5 है, QR 3 है तो BC भी 3 है, PR 2 है तो AC भी 2 है। तो यहाँ पर दोनों शर्त पूरी हो रही है। कौन सी दोनों शर्त? कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं इनका आकार भी समान है और साथ में आमाप, जो इनका साइज है, भुजाओं की लंबाइयाँ हैं, वो भी बराबर है। तो भी आप कह सकते हैं कि ये दोनों ही त्रिभुज समरूप हैं। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो इससे हम एक निष्कर्ष पे निकलते हैं। हमारा एक निष्कर्ष निकालते हैं इससे। निष्कर्ष क्या है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। निष्कर्ष ये है, एक चीज और, अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखें तो ये सर्वांगसम भी हैं। आप इस बात पे बिल्कुल फोकस कीजिए, क्योंकि सर्वांगसम के लिए दोनों स्थितियां पूरी हो रही हैं। आकार भी समान है, आमाप भी समान है, तो ये सर्वांगसम भी है और समरूप भी है। इस चीज के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि ये दोनों शर्तें पूरे हो रही हैं हमारी, कि आकार भी समान है और इनके जो आमाप हैं वो भी समान हैं। तो सर्वांगसम की भी हमारी जो शर्त है वो भी पूरी हो रही है। तो आप इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम भी कह सकते हैं और साथ में समरूप भी कह सकते हैं। तो इससे हम एक निष्कर्ष पे निकलते हैं या एक निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष ये है कि दो समतल आकृतियां, पहला पॉइंट, दो समतल आकृतियां यदि सर्वांगसम, दो समतल आकृतियां यदि सर्वांगसम हो तो उसे समरूप कह सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि दो समतल आकृतियां हैं, यदि वो सर्वांगसम हों तो उसे समरूप कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। ये दो आकृतियां हैं, ये सर्वांगसम हैं, ये समरूप भी हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी पॉइंट भी हम बता देंगे।
यदि दो समतल आकृतियां, ये निष्कर्ष है हमारा पहला, यदि दो समतल आकृतियां समरूप हों तो वे सर्वांगसम भी हों, सर्वांगसम भी हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि अगर समरूप हैं तो सर्वांगसम हो ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये दोनों ही त्रिभुज समरूप तो हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं हैं, बिल्कुल नहीं हैं। तो ये बात हमारा सेकंड पॉइंट बताता है कि समरूप तो हैं ये लेकिन सर्वांगसम नहीं है। लेकिन जो पहला पॉइंट है ये वाला, इसको ये बताता है कि अगर सर्वांगसम है तो वो समरूप भी हैं, ये बात पक्की है। तो आपको समरूप में इन्हीं बातों को ही यहाँ पर समझना है और सीखना है कि हम कब कहते हैं कि दो समतल आकृति समरूप है और कब कहते हैं कि दो समतल आकृति समरूप नहीं है। मैं आपको यहाँ पर दो आकृतियाँ समरूप नहीं हैं ऐसा उदाहरण लेके भी समझाता हूँ। अब हमारा टॉपिक है कि समरूप नहीं है ऐसी आकृतियां, ऐसी दो समतल आकृतियां समरूप नहीं है, ऐसी दो समतल आकृतियां यहाँ पर हम लेते हैं। तो यहाँ पर जब आप उदाहरण लेंगे तो मान लीजिए एक हमारे पास सर्कल है और एक हमारे पास समबाहु त्रिभुज है। तो आप देखेंगे कि ये दोनों ही आकृतियां, एक तो वृत्त है यानी कि सर्कल, एक यहाँ पर क्या है, वृत्त है, और दूसरा क्या है, दूसरा समबाहु त्रिभुज है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो क्या ये देखने में इनका आकार समान है, देखने में एक जैसे लग रहे हैं? नहीं है, तो ये समरूप नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर ये समरूप नहीं है तो सर्वांगसम भी नहीं है, क्योंकि सर्वांगसम की तो यहाँ पर मुझे लगता है कोई भी शर्त पूरी नहीं हो रही है, ना ही समान आकार है ना ही समान आमाप है। तो अगर समरूप नहीं है तो सर्वांगसम का तो मतलब ही नहीं बनता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये दोनों ही जो समतल आकृति हैं ये समरूप नहीं है। आप और भी उदाहरण लेके समझ सकते हैं। आप यहाँ पर और भी उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक और उदाहरण लिया, एक लिया मैंने आयत, एक लिया वर्ग। तो आयत की जो लंबाई और चौड़ाई होती है वो अलग अलग होती है। आयत की लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है, लेकिन जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। आप देख सकते हैं मैंने ये वर्ग लिया है, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। मान लीजिए इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। तो अब अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो आप क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों ही समतल आकृति में एक आयत है, दूसरा वर्ग है। आप इसको वर्ग मान लीजिए, भले ही थोड़ा सा देखने में ये नहीं लग रहा है, फिर भी आप समझने के लिए मान लीजिए। तो आप क्या देख सकते हैं कि क्या ये दोनों ही समतल आकृति देखने में
समान आकार के हैं? नहीं हैं, देखने में समान आकार के बिल्कुल नहीं हैं। तो क्या इनकी जो लंबाइयाँ हैं, आकार इनका अगर ये समान नहीं है तो आप कह सकते हैं कि समरूप नहीं है। बाकी चीज़ें हमें देखने की भी ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर देखना भी चाहते हैं तो इनकी जो भुजाओं की लंबाई है वो अलग अलग है। मान लीजिए इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है और वर्ग की चारों भुजाएं ही बराबर होती हैं। तो अगर ये 2 है तो सारे ही 2 होंगे। आप इसको ऐसे समझ लीजिए। तो भुजाओं की जो लंबाइयाँ यानी कि जो साइज है वो भी समान नहीं है और आकार भी समान नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि समरूप आकृतियाँ नहीं हैं। तो आप कोई भी उदाहरण लेके इस बात को समझा सकते हैं। आप त्रिभुज ले सकते हैं। अगर मैं एक और उदाहरण ले लूं जो समरूप नहीं है, मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है और दूसरा जो है विषमबाहु या समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समबाहु में तो तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। मान लीजिए इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं और ये 5 मीटर की हैं। तीनों भुजाएं 5-5 मीटर की हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं। मान लीजिए अगर ये 3 है, ये 3 है, ये 2 है, तब भी आप देखेंगे ये दोनों ही त्रिभुज तो दोनों ही हैं, लेकिन आकार इनका समान नहीं है। देखने में ये समान नहीं है क्योंकि इसकी 2 भुजाएं 5-5 है, तो इसकी 3-3 है, इसकी 5 है, इसकी 2 है। तो अगर आप रियल में इसको देखेंगे तो ये देखने में समान आकार का बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो ये भी समरूप आकृति नहीं है। तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे हम अपने आसपास में आकृतियाँ देखते हैं जो समरूप होती हैं और कुछ समरूप नहीं भी होती हैं। मैंने यहाँ पर आपको समरूप आकृतियों को समझाने की कोशिश की है कि समरूप आकृतियाँ किसे कहते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और ये जो समरूपता की हम बात कर रहे हैं, अच्छा थोड़ा सा मैं बहुभुज के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये बहुभुज क्या होता है। थोड़ा सा मैं इस बहुभुज के बारे में बताना चाहता हूँ कि बहुभुज का मतलब क्या है। अगर आप इसको अलग अलग करेंगे तो ये बनेगा बहु प्लस भुज। तो बहु का मतलब हो जाता है अनेक और भुज का मतलब हो जाता है भुजा। यानी कि अगर किसी भी आकृति के अंदर 2 से अधिक भुजा है, 2 से अधिक होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 2 से अधिक लो। यदि, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, यदि किसी समतल आकृति में 2 से अधिक भुजा हो, ऐसी आकृति को बहुभुज कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास त्रिभुज है। त्रिभुज के अंदर कितनी भुजाएं होती हैं? 3। तो त्रिभुज क्या है? ये एक
बहुभुज है। इसी प्रकार से आप आयत ले सकते हैं, वर्ग ले सकते हैं, समांतर चतुर्भुज ले सकते हैं, समचतुर्भुज ले सकते हैं। तो इन सब में क्या है, 2 से अधिक भुजाएं हैं, यानी कि किसी में 3 भुजाएं हैं तो किसी में 4 भुजाएं हैं। अगर हम कोई आकृति 5 भुजा में बना दें या 6 भुजा में बना दें, 7 भुजा में बना दें, 8 भुजा में बना दें, तो वे सभी आकृतियां क्या कहलाती हैं, बहुभुज कहलाती हैं। तो यहाँ पर अगर हमें किसी बहुभुज को समरूप दिखाना है तो वहाँ पर क्या हमारी ये जो कंडीशन है कि समरूप के लिए जो आकृतियाँ होती हैं उनका आकार समान होना चाहिए, ये नियम काफ़ी रहेगा या फिर हमें कुछ और भी चीज़ों को देखना पड़ेगा। अब हम इस चीज़ को समझेंगे कि कोई भी 2 बहुभुज समरूप के लिए कौन सी शर्तें होना चाहिए। तो अब हमारा टॉपिक रहेगा कि किन्हीं 2 बहुभुज, अब तक हम त्रिभुज, वर्ग, आयत, चतुर्भुज इनकी बात कर रहे थे। अब बहुभुज के बारे में जा रहे हैं। बहुभुज का मतलब अगर हमारे पास 2 आकृति है जिसमें कि दोनों ही आकृतियों में 10-10 भुजाएं हैं, तो वहाँ पर हम 10 भुजाएं हैं या 8 भुजाएं हैं या 7 भुजाएं हैं या 6 भुजाएं हैं, तो ऐसी आकृतियों को हम समरूप दिखाने के लिए कौन कौन सी शर्तें ध्यान में रखेंगे, तो उन शर्तों की बात कर रहे हैं। तो किन्हीं 2 बहुभुज को समरूप तब कहते हैं यदि हमारी 2 शर्त पूरी हो जाए। कोई भी आप 2 बहुभुज लीजिए जिसमें कि दोनों ही बहुभुज में 3 से अधिक भुजाएं हैं, हो सकती हैं 4 भुजाएं हो सकती हैं, 5 भुजाएं हो सकती हैं, 6 भुजाएं हो सकती हैं, 7 भुजाएं, 8 भुजाएं, 9 भुजाएं, कितनी भी भुजाएं हों, हमें इससे मतलब नहीं है। तो सिर्फ 2 अगर शर्त पूरी हो जाए तो उन दोनों बहुभुज को आप बोलेंगे कि समरूप है। कौन सी 2 शर्त है, ये मैं सिर्फ बहुभुज की बात कर रहा हूँ। पहले जो मैंने पढ़ाया है, समझाया है, सिखाया है, उसको आप ध्यान में रखिए, वो सब भी बहुत जरूरी है। अब मैं थोड़ा सा बहुभुज के ऊपर बात कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई समतल आकृति है लेकिन वो बहुभुज है, मतलब कि 8 भुजा है या 10 भुजा है, तो हम उसको समरूप कब कहेंगे। तो इसके लिए 2 शर्त पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त है यहाँ पर कि ये जो दोनों बहुभुज हैं उनके जो संगत कोण हैं, उनके जो संगत कोण है वो बराबर होने चाहिए। संगत कोण बराबर होने चाहिए, पहली शर्त तो ये है। मैं इसको लिख के फिर समझाऊंगा। संगत कोण बराबर होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी, संगत भुजाएं एक ही अनुपात, संगत भुजाएं एक ही अनुपात, अर्थात एक ही अनुपात को हम बोलते हैं समानुपात। समानुपात एक ही अनुपात में हो। तो अगर ये कोई भी 2 बहुभुज
यदि उसके अंदर ये दो शर्त पूरी हो जाएं तो आप उस दोनों ही बहुभुज को कहेंगे कि वो बहुभुज क्या है, समरूप है। पहला कि संगत कोण बराबर होना चाहिए, दूसरा संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए। तो इस बात को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बहुभुज, मैंने चतुर्भुज ले लिया। मैंने यहाँ पर दो चतुर्भुज ले लिया है। एक का नाम लिखा है मैंने A B C D, और फिर मैंने एक और चतुर्भुज बनाया है और इसका नाम रखा है P Q R S। मैंने सिर्फ समझने के लिए इन दोनों को लिया है। आप कोई भी बहुभुज ले सकते हैं। आप 5 भुजा वाला भी आकृति ले सकते हैं, आप 6 भुजा वाला भी आकृति ले सकते हैं, 10 भुजा वाला भी आकृति ले सकते हैं, 20 भुजा वाले भी आकृति ले सकते हैं। अगर आप ले पाएं तो इससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब मेन चीज क्या है, कॉन्सेप्ट को समझिए बस। तो ये दोनों बहुभुज हैं क्योंकि इनके अंदर 2 से अधिक भुजाएं हैं। आप 2 त्रिभुज भी ले सकते थे, कोई बात नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो बस समझना चाहते हैं। त्रिभुज भी आप देखेंगे कि एक बहुभुज है। क्यों त्रिभुज भी एक बहुभुज क्यों है? क्योंकि उसके अंदर भी 2 से ज्यादा भुजाएं होती हैं। यही हमारा परिभाषा भी है। तो अगर यहाँ पर हम इस बात को लिख दें कि ये जो कोण A है ये बराबर है कोण P के, यानी कि ये कोण इसके बराबर है, यानी कि ये संगत कोण है। इसी तरह से कोण B बराबर है कोण Q के, यानी कि ये कोण इसके बराबर है। इसी तरह कोण C बराबर है कोण R के, यानी कि ये इसके बराबर है। कोण D बराबर है कोण S के, यानी कि इसके बराबर है। तो आपने क्या देखा, जब एक चतुर्भुज के चारों कोण दूसरे चतुर्भुज के चारों कोण के बराबर है, तो इस बात को हम बोलते हैं कि दोनों ही बहुभुज के जो संगत कोण है वो बराबर हैं। ऐसी स्थिति में हम ऐसा बोलते हैं। और अब दूसरी बात पूरी कीजिए कि संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। मतलब AB ये वाली भुजा बटे में PQ बराबर होना चाहिए BC बटे में QR के, फिर बराबर होना चाहिए CD बटे में RS के, और ये भी बराबर होना चाहिए AD बटे में PS के। तो ये जो हमने यहाँ पर लिखा है, आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मैंने यहाँ पर इस चतुर्भुज की चारों भुजाओं को इस चतुर्भुज के चारों भुजाओं के समानुपाती दिखाया है। ऐसा होना भी चाहिए कि AB बटे में PQ बराबर होना चाहिए BC बटे में QR, बराबर होना चाहिए CD बटे में RS, बराबर होना चाहिए AD बटे में PS। अगर ऐसा होता है तो हम बोलते हैं कि दोनों ही बहुभुज की जो संगत भुजाएं हैं AB बटे में PQ, BC बटे में QR, DC बटे में SR, AD बटे में PS। तो अगर ऐसा होता है तो इसको हम बताते हैं या इसको हम कहते हैं कि संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हैं। और अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही आकृति समरूप है। दोनों ही आकृति समरूप है, या फिर आप कह सकते हैं अतः
ऐसी स्थिति में जब ये दोनों स्थिति बन जाए, दोनों बहुभुज समरूप होते हैं। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर दोनों शर्त पूरी हो रही है तभी आप उन दोनों ही बहुभुजों या आकृतियों को समरूप कहेंगे। अगर दोनों में से एक शर्त हट जाए तब आप उसे समरूप नहीं कहेंगे। मतलब कहने का ये है कि अगर दो बहुभुज हैं, उनके संगत कोण तो बराबर हैं लेकिन भुजाएं समानुपाती नहीं हैं। ऐसी स्थिति में दोनों ही बहुभुज समरूप नहीं रहते हैं। या फिर अगर ऐसा हो जाए कि जो भुजाएं हैं वो समानुपाती हैं लेकिन जो संगत कोण हैं वो बराबर नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आप उन दोनों ही बहुभुजों को समरूप बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। ये दोनों ही शर्त किसी भी स्थिति में पूरा होना चाहिए। कौन सी शर्त? ये वाली शर्त कि दोनों के जो कोण हैं, दोनों बहुभुज के जो कोण हैं, संगत कोण बराबर होने चाहिए और भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी आप कह सकते हैं कि दोनों ही बहुभुज समरूप हैं। तो बहुभुजों को समरूप करने के लिए हमने दो स्थितियों पर बात किया है। पहला, संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए। तभी आप किन्हीं भी दो बहुभुजों को समरूप कह सकते हैं बिना किसी डाउट के। तो ये हमने जो इतनी बातें सब पढ़ा है और सीखा है, ये था समरूप आकृतियों के बारे में। हम इस पूरे चैप्टर में इन्हीं समरूप आकृतियों के विषय में पढ़ेंगे। हमारा जो मेन फोकस होगा आने वाले प्रश्नावली में, मुख्य रूप से हम त्रिभुजों की समरूपता के बारे में पढ़ेंगे। हम त्रिभुजों की समरूपता के बारे में ही पढ़ेंगे। और अब हम एक्सरसाइज 6.1 को भी कंप्लीट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 6.1 बहुत ही इजी है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इतना बेसिक नॉलेज होने के बाद अब आप आसानी से एक्सरसाइज को देखिए। इसमें लिखा है, कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो लिखा है सभी वृत्त होते हैं। तो आप बताइए कि पहले पॉइंट में आप क्या भरेंगे। अगर सभी वृत्त हैं तो जाहिर सी बात है कि वो समरूप होते हैं, क्योंकि देखने में सभी वृत्त हैं। तो आप पहले पॉइंट में क्या लिखेंगे कि ये समरूप होते हैं। अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरे पॉइंट में कहा गया है सभी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं, समरूप या सर्वांग सम। तो अब अगर सभी वर्ग हैं, अगर ये सभी वर्ग हैं तो देखने में तो आकार इनका एक समान रहेगा। तो सभी वर्ग का तो आकार समान होता है, तो ये भी समरूप है। सिंपल आप कह सकते हैं ये भी जो है समरूप है। अब तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। किस प्रकार के? सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं या समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर आप सभी समबाहु त्रिभुज ले लें तो सभी के आकार समान होंगे। तो सभी जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वो कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। और लास्ट पॉइंट है फोर्थ में, इसमें ये बहुभुज की बात कर रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए
कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, अब यहाँ क्या आएगा, बराबर हो तथा संगत भुजाएं समानुपाती हो। इसी के ऊपर अभी हमने बहुत सारी बातें करी हैं कि जो बहुभुज होता है अगर उसके संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं समानुपाती हों तभी उस बहुभुज को आप समरूप कह सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप इस चीज को आसानी से कर सकते हैं कि जो संगत कोण है वो बराबर है और दूसरे में आप भरेंगे तो उनकी जो भुजाएं हैं वो कैसी हैं, समानुपाती हैं, समानुपाती हैं। इस प्रकार से ये हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें इसमें उदाहरण देना है। तो पहले पॉइंट में कह रहा है कि समरूप आकृतियों के उदाहरण दीजिए। तो अभी हमने इतनी सारी बातें करी हैं समरूप आकृतियों के ऊपर, तो आप बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं। इसने तो 2 बोला है, तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं इसको तो आप जो है यहाँ पर पहला ले सकते हैं कोई दो वृत्त। आप 2 वृत्त ले लीजिए, एक वृत्त ये, एक वृत्त ये, समरूप हैं। इसी प्रकार से आप कोई 2 वर्ग ले सकते हैं। आप कोई 2 वर्ग ले लीजिए, बना दीजिए चित्र भी, तो ये भी क्या है, समरूप है। मैंने 2 उदाहरण ले लिया है। 2 वृत्त लेंगे ये भी समरूप है, 2 वर्ग लेंगे ये भी समरूप है। तो ये मैंने 2 उदाहरण आपको बता दिया है। अब ऐसी आकृति, सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं। ठीक है, तो अगर हम सेकंड पॉइंट लें और इसका उदाहरण दें कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। अब अगर हम ऐसी आकृतियां ले जो समरूप नहीं है तो आप कोई नहीं, आप एक वृत्त लीजिए, दूसरा आप वर्ग ले सकते हैं। तो अगर एक वृत्त ले लें और एक वर्ग ले लें तो क्या ये समरूप हैं? तो आप देखेंगे कि ये तो देखने में समान आकार के नहीं हैं, समरूप बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ उदाहरण दे के बता रहा हूँ, आप इसके अलावा कुछ और भी उदाहरण लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक समबाहु त्रिभुज लीजिए, एक समबाहु त्रिभुज लीजिए और दूसरा आप ले लीजिए त्रिभुज ले लीजिए, या यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है। दूसरा आप एक वर्ग या आयत ले सकते हैं, ठीक रहेगा, थोड़ा अलग एग्जाम्पल भी हो जाएगा हमारा। तो समबाहु त्रिभुज मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज है, आप इसको अच्छे से बनाइए पेंसिल से, मैं हाथ से बना दे रहा हूँ। तो अगर आप इन दोनों को देखें ध्यान से तो क्या ये दोनों आकृति देखने में जैसे हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये समरूप आकृतियां नहीं हैं। मैंने इसके भी 2 उदाहरण दे दिए हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ये लास्ट है, इसके बाद हमारा एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो पहला है PQRS, दूसरा है ABCD। अगर आप इनको ध्यान से देखें तो ये बहुभुज हैं, भले ही ये चतुर्भुज के रूप में हैं, 4 भुजाएं हैं, लेकिन हम इसको बहुभुज कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि 2 से ज्यादा भुजाएं हैं। तो अगर आप इन दोनों बहुभुजों को ध्यान से देखें तो क्या हमारी दोनों शर्त पूरी हो रही है?
क्या इनके संगत कोण बराबर हैं? तो आप देखेंगे कि ABCD के तो कोण 90 डिग्री के हैं, लेकिन PQRS के कोण 90 डिग्री के नहीं हैं, तो कोण यहाँ पर बराबर नहीं है। तो बहुभुज की जो पहली शर्त है वो पूरी नहीं हुई। तो जब पहली ही शर्त पूरी नहीं है तो दूसरी से हमारा कोई मतलब ही नहीं है कि दूसरी पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि पहली जब पूरी नहीं होती तो आप मना कर सकते हैं कि ये दोनों ही चतुर्भुज समरूप नहीं हैं। तो इस प्रकार से अगर आप एक चीज ध्यान से देखें भी इस दोनों को, तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपातिक तो हो जाएंगी, क्योंकि आप देखेंगे PQ कितना है, 1.5 है, तो इसका डबल करेंगे 3, और QR 1.5 है 1.5, तो BC भी 3 है, इसका डबल, SR 1.5 है, इसका डबल ये 3 है, PS 1.5 इसका डबल, मतलब कि इस चतुर्भुज की जो चारों भुजाएं हैं वो 1.5 हैं और ABCD का डबल। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भुजाएं तो समानुपाती हैं, इसको आप दिखा भी सकते हैं, लेकिन जो पहली शर्त है कि कोण बराबर नहीं है, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये दोनों ही चतुर्भुज समरूप नहीं हैं। तो अगर आप लिखना भी चाहते हैं इसका हल, तो वैसे तो आप पहले मना कर दीजिए कि ये समरूप नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आप वैसे तो रीज़न हमें नहीं बताना है, या अगर आप बताना ही चाहते हैं तो चलो मैं लिख देता हूँ, वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। क्योंकि दोनों चतुर्भुज के कोण, दोनों चतुर्भुज के संगत कोण लिखना चाहिए था, संगत कोण, तो मैं संगत यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, आप इसको पूरा लिख लीजिएगा। संगत कोण बराबर नहीं है, क्योंकि चतुर्भुज के संगत कोण बराबर नहीं है। और दूसरी शर्त तो पूरी हो रही है, लेकिन हमें उस पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी पहली शर्त यहाँ पर जब अधूरा है तो फिर दूसरी शर्त पूरी करके हम क्या करेंगे, सीधा आप मना कर दीजिए, बस बात ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस 6.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है, और अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 को भी कंप्लीट करेंगे। मैं अपने इस चैनल पर अब तक 5 चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने हर एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को हल किया है और आसान लैंग्वेज में समझाया है, और हम नए चैप्टर 6 चैप्टर को आज शुरू किया है, और अब हम अगले चैप्टर जो एक्सरसाइज हमारी 6.2 है, इसमें भी अब हम त्रिभुज की समरूपता के बारे में और अधिक पढ़ेंगे, और इसमें हम थेल्स प्रमेय के बारे में बात करेंगे कि थेल्स प्रमेय क्या होता है। थेल्स प्रमेय को हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं इसके ऊपर, और इस प्रमेय को जो थेल्स प्रमेय है इसको हम सिद्ध भी करेंगे, ताकि हम इस प्रमेय का प्रयोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अच्छे ढंग से कर पाएं। तो इन सब बातों के साथ अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ।